हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब डेरिवेटिव्स। अगर आपको डेरिवेटिव्स अच्छे से क्लियर हैं तो हमारी कैलकुलस का जो नेक्स्ट पार्ट है मतलब इंटीग्रेशन, तो आपको उसको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब आप इंटीग्रेशन को बड़ी ही आसानी से समझ पाओगे अगर आपको डेरिवेटिव की नॉलेज है तो। सिमिलरली अगर आपको इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव की नॉलेज है तो आपको जो उसका नेक्स्ट पार्ट है कैलकुलस का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको भी समझने में की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि डेरिवेटिव्स, उसके बाद इंटीग्रेशन और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीनों चैप्टर आपस में कनेक्टेड हैं। हम इसको सीरीज में ही कर सकते हैं, पहले डेरिवेटिव्स, फिर इंटीग्रेशन और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब ये जो चैप्टर है ये मेनली फोकस्ड है डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर, मतलब जो मेनली इसमें एक्सरसाइजेज हैं वो डेरिवेटिव के ऊपर बेस्ड हैं। बट इसमें एक छोटा सा टॉपिक है कंटिन्यूटी, तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? कंटिन्यूटी का मतलब है कंटिन्यूस, मतलब कोई भी चीज़ लगातार चलती रहे तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि वो कंटिन्यूस है। अगर मैं आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझाना चाहूँ कि अगर मैं किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करूँ, सपोज कुछ ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है हमारे पास और ये चलता जा रहा है। अब देखो, इस फंक्शन के ग्राफ को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और स्टार्ट करते करते यहाँ तक पहुँच गया बिना पेन उठाए। मतलब अगर मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ कि जिस फंक्शन का ग्राफ मैं बिना पेन उठाए बना सकूँ तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर मैं एक और फंक्शन को प्लॉट करता हूँ कुछ ऐसे। अब देखो क्लियरली यहाँ पर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक गया और यहाँ तक मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, उसके बाद यहाँ पर कुछ गैप है और उसके बाद मुझे पेन उठाना पड़ा और यहाँ पर रख के उसको दोबारा से प्लॉट करना पड़ा। मतलब जब मैं किसी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए ना बना सकूँ तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस। अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, प्लीज़ पूरी बात सुनना ध्यान से पहले। अब देखो, जिस फंक्शन को मैं बिना मतलब कि पेन उठाए बना सकूँ उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक तो बना लिया तो ये यहाँ तक तो कंटिन्यूअस है, और ये बात बिल्कुल सही है। मैं इसको आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, सपोज़ किसी फंक्शन का ये ग्राफ है। अब यहाँ से कोई फंक्शन स्टार्ट है मान लो। अब मान लो ये x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1, और यहाँ पर मान लो आप है 5, और यहाँ पर ब्रेक है, और यहाँ पर मान लो आप 7x की वैल्यू, और यहाँ पर मान लो 10। ये ग्राफ है। अब कोई मुझे पूछे कि ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस है, देखो 1 से लेके 5 तक ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस। मतलब इसको मैं बिना पेन उठाए बना सकता हूँ एट ऐसा लिख लो आप, कंटिन्यूस फ्रॉम, ऐसा लिख लो 1 to 5, ऐसा लिखो। ठीक है। सिमिलरली ये फंक्शन कंटिन्यूस है फ्रॉम, देखो 7 से लेके 10 तक। अब गैप कहाँ पर आया? मान लो ये 0.6 है, ये जो पॉइंट है ये मान लो ये कौन सा है? 6। अब ये जो फंक्शन है हमारा डिसकंटिन्यूस कहाँ पर होगा? डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 6। मेरा कहने का क्या मतलब है कि आपने किसी भी ग्राफ को हम सीधा नहीं बोल सकते कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, हमें पॉइंट्स चेक करने पड़ेंगे। अब ये फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक तो कंटिन्यूस है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी कंटिन्यूस है, बट यहाँ पर इसके ब्रेकिंग मतलब यहाँ पर इसके यहाँ पर गैप आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है? डिसकंटिन्यूस। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मान लो इस गैप को मैंने नॉट से मतलब कि रिप्रेजेंट कर दिया। मान लो ये पॉइंट हमारा कौन सा है? सी। तो हम क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू सी। ठीक है जी। अब ये जो सी है इसी पे सारा हमारा जो मेन क्वेश्चन होगा वो बेस्ड होगा। वो कैसे? अब देखो, हम सी को अपनी तरफ से एक नाम देंगे। ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ये बुक में नहीं लिखा। डिसाइडिंग पॉइंट। अब मैं इसको डिसाइडिंग पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ
वो मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताऊँगा। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर इसको मैं समराइज़ करूँ, मैंने बहुत ईजी सी लैंग्वेज में आपको जस्ट कंटिन्यूटी का मतलब समझाने की कोशिश की है कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ मैं बिना पेन उठाए बना सकूं तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस, अगर बिना पेन उठाए ना बना सकूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस। बट एक्चुअल में क्वेश्चंस ऐसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। यस, लिमिट का कंसेप्ट जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, बट यहाँ पर भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको कंटिन्यूटी समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब लिमिट्स का नाम सुनते ही पहली बात जो माइंड में आती है कि लिमिट का कंसेप्ट है क्या, और दूसरी बात कि लिमिट के कंसेप्ट को हम कंटिन्यूटी में कैसे मतलब यूज़ करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिमिट का कंसेप्ट एक्चुअली इंट्रोड्यूस क्यों हुआ। अब देखो, सपोज मुझे इसकी वैल्यू ढूंढनी है, फाइंड x² - 4 अपॉन x - 2, इसकी वैल्यू ढूंढनी है एट x = 2। ठीक है जी। अगर यहाँ पर मैं 2 फिल करूँ, 2 - 2, तो कितना बन गया ये, 4 - 4, 2 - 2, दैट मीन्स 0/0। और मैथ्स में इसको हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट, मतलब इसकी हमें वैल्यू ही नहीं पता कि 0/0 फॉर्म को हम क्या बोलते हैं। तो इस तरह की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब इस तरह की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए जहाँ पर हमारे पास = का आंसर नहीं आ रहा, तो हमने लिमिट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अब देखो कैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। अब देखो स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन की वैल्यू अगर मुझे लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करके निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा। अब देखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लिमिट को ऐसे लिखते हैं, लिमिट x, ऐसे एरो बना के 2, x² - 4 डिवाइड बाई x - 2, यही हमारी स्टेटमेंट थी। और हमें पता है x = 2 पर इसका आंसर क्या था, इनडेफिनेट, मतलब इसका कोई आंसर नहीं था। देखो सबसे पहले देखते हैं इसका मतलब क्या है। अब देखो यहाँ मैंने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसको क्या बोलते हैं, अप्रोचेस टू 2 या टेंड्स टू 2। इसका मतलब है कि x 2 को अप्रोच कर रहा है। अप्रोच का मतलब किसी तक पहुंच करनी, मतलब अप्रोच मतलब किसी, जैसे मैं बोलूं कि मेरी उस बंदे तक अप्रोच है, तो मैं उस बंदे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी अप्रोच वहां तक है, तो x अप्रोच कर रहा है 2 को, 2 नहीं है। तो ये बात अपने याद रखनी है प्लीज़, मैं दोबारा फिर बोल देता हूँ, x 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 नहीं है। अब अप्रोचिंग के यहाँ पर 2 मेथड हो सकते हैं, मैं दोनों आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज ये हमारा 2 है, नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन है, ठीक है जी, ये नंबर लाइन है। यहाँ पर कुछ होगा 1, यहाँ पर ऐसा मान लो 0, यहाँ पर क्या होगा 3, 4, मतलब ये मैं वैसे लिख रहा हूँ कि नंबर लाइन है। अब x को हम 2 तरफ से अप्रोच कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, x2 को हम 2 तरह से अप्रोच कर सकते हैं, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड। अगर मैं वैसे ही आपको सिंपल सी लैंग्वेज में और कहूँ कि अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना है, मतलब अप्रोच करने का मतलब 2 के बहुत पास होना बट 2 ना, मतलब 2 के बहुत पास है x बट 2 नहीं है, तो उसको मैं रफली अप्रॉक्सीमेटली उसको ऐसे लिखूँगा। अगर मुझे अप्रॉक्सीमेट लिखना हो 1.9999, चलो मैंने ऐसा कुछ लिख लिया, चलो 6 बार लिख लेता हूँ। आप 5 भी लिख सकते, 4 भी, जस्ट वैसे ही आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट समझाने के लिए। ठीक है, अब ये मैंने, अगर मैं इसको 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूँगा तो मतलब 2 से थोड़ा छोटा ही होगा, तो 1.999। और अगर मुझे राइट हैंड साइड से अप्रोच करना है तो उसको मैं ऐसे लिखूँगा अप्रॉक्सीमेटली, मतलब राइट हैंड साइड से जो 2 से थोड़ा सा बड़ा, 2.00001, ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लिख रहा हूँ वैसे मैं। ठीक है, 2 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, 2 से जस्ट थोड़ा सा छोटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, ये क्या है, राइट हैंड लिमिट। अगर मुझे लिमिट का आंसर चाहिए तो ये दोनों लिमिट्स आपस में इक्वल आनी चाहिए। ठीक है जी, अब देखो मैं इसको प्रूव कर देता हूँ आपको। अब देखो ये जो सारा पार्ट करवा रहा हूँ, ये एक्चुअल में हम क्वेश्चंस में यूज़ नहीं ऐसे करेंगे, ये जस्ट आपको मैं लिमिट का कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। अब x की वैल्यू हम
यहाँ पर कितनी फिल करेंगे 1.999 कितनी बार 9 6 टाइम का स्क्वायर माइनस 4। सेम यहाँ पर 1.999 सेम यहाँ पर लिख दो 2.000001 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय 2.000001 माइनस 2। थोड़ा सॉल्व करते हैं और अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 3.999996 माइनस 4 डिवाइड बाय, इसको माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -0.000001। सेम यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.000004 माइनस 4 और नीचे आएगा 0.000001। ऊपर से सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा -0.000004 डिवाइड बाय -0.000001। सेम यहाँ पर 0.000004 डिवाइड बाय 0.000001। यानी कि अगर इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूँ इसका आंसर आएगा 4 और इसका आंसर भी 4। तो आपके सामने ही है दोनों लिमिट्स का आंसर कितना आया 4, जो मैंने आपको बोला था। जिसका आंसर इज इक्वल टू में नहीं आ रहा था उसका आंसर हमने विद द हेल्प ऑफ लिमिट्स को कैलकुलेट किया। अब इसको हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, इसको सॉल्व करना आसान नहीं। ये मैंने भी कैलकुलेटर की हेल्प से की है, बट ये मैंने आपको जस्ट लिमिट का कंसेप्ट समझाने के लिए किया है कि लिमिट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस क्यों किया गया इस तरह की वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें ये तो पता लग गया कि लिमिट्स का कंसेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, बट अब हमें ये चेक करेंगे कि लिमिट्स को हम क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करते हैं, मतलब लिमिट्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं ताकि आपको कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। अब देखो स्टूडेंट्स, लिमिट्स के मेनली 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, मैं दोनों लिख देता हूँ आपको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ईजीएस्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x + 4। फर्स्ट टाइप तो ये है। अब सेकंड टाइप कैसी होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx। अब यहाँ पर हमारे फंक्शन में कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो मेनली हम इन दोनों क्वेश्चंस को लेके ही लिमिट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा फंक्शन कैसा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x + 4। मेरा कहने का मतलब है कि फंक्शन की सिर्फ एक ही वैल्यू है। आपको पता है कि x अप्रोचेस टू 3 का क्या मतलब है कि x की वैल्यू है 2.999999 या x की वैल्यू है 3.000001, मतलब 3 के बहुत पास, अप्रॉक्सीमेटली 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू फिल कर देंगे x की 3। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 10, मतलब इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर कितना आया 10। आप चाहो तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट लगा सकते हो, बट उन दोनों में भी हमारा आंसर कितना आएगा 10। आपने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, दोनों में हमारा आंसर कितना आ रहा था 4। तो हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्वेश्चन को सीधा ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। बट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट मैंने आपको क्यों समझाया, वो इन क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको समझाया था, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते। अब देखो कैसे, जब भी आपके पास कुछ ऐसा फंक्शन आए, अब देखो यहाँ पर फंक्शन की सिंगल वैल्यू है, यहाँ पर फंक्शन की 2 वैल्यूज़ हैं। अब मुझे क्या पता कि मुझे ये वैल्यू चूज़ करनी है या ये वाली वैल्यू चूज़ करनी है, तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट बना है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, अब ध्यान से देखना है आपने कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट x अप्रोचेस टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब, मैंने समझाया था आपको कि 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, मतलब 1 से थोड़ा छोटा नंबर। तो इसको मैं रिप्रेजेंट मतलब लिखूंगा कैसे, 1 नेगेटिव। मतलब इसका क्या मतलब है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x 1 से कोई छोटे नंबर को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, fx। अब बात आ जाती है कि हम कौन सी वैल्यू लें फंक्शन की, ये वाली या ये वाली।
अब आप मेरे को बताओ x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 के छोटे नंबर को। सो 1 से छोटा नंबर कहाँ पर है, x लेस देन इक्वल टू 1, मतलब ये यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कौन सी होगी, x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू 1, मतलब जब भी x की वैल्यू 1 से कम है तो हम x स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लो आप x स्क्वायर माइनस 1। अब इसके बाद कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू फिल कर देते हैं, वो गलत है। आपको यहाँ पर h का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा और आपने हर क्वेश्चन में वही करना है, हम कंटिन्यूटी में भी वही करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पर, लिमिट। देखो यहाँ पर क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर है, पता है कि x अप्रोचेस टू 3, मतलब x 3 को अप्रोच कर रहा है, मतलब हम लिख सकते हैं 2.999999 या 3.0000001। बट यहाँ पर जो x अप्रोच कर रहा है वो 1 से थोड़े से छोटे नंबर के लिए कर रहा है, तो हम इसको हम डायरेक्टली वैल्यू फिल नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0। हमने x वाली लिमिट को h में चेंज कर दिया, तो फंक्शन को भी हम x से h में ही चेंज करेंगे। देखो कैसे, जहाँ पर भी x है आपने क्या करना है, 1 लिख लिया, माइनस, यहाँ पर माइनस था, माइनस h का स्क्वायर, यहाँ पर x का स्क्वायर था, यहाँ पर मैं क्या लिखा, 1 माइनस h का होल स्क्वायर। अब देखो h किसको अप्रोच कर रहा है, 0, मतलब 0 के बहुत पास है। 1 माइनस मतलब कि कुछ बहुत छोटा नंबर हम 1 में से माइनस कर रहे हैं, तो क्या आएगा, 1 से थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा छोटा नंबर। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, मतलब 1 के बहुत छोटे नंबर को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पर भी हमने वही लिखा है, तो -1। तो अब आप क्या करो, यहाँ पर 0 अप्रोच करवा दो, 1 माइनस 0 का स्क्वायर -1, मतलब 1 माइनस 1 दैट मीन्स 0। तो ये हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। एक बार आपको मुश्किल लगेगा, बट ये कंसेप्ट बहुत ईजी है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में वही यूज़ होगा। अब आपको ज़्यादा समझ आएगा। 1 प्लस, मतलब मैं राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब था कि मैं 1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। मतलब मैं, अगर मैं आपको यहाँ बना देता हूँ, सपोज़ ये 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट मैं इधर से अप्रोच कर रहा था और राइट हैंड लिमिट में मैं इधर से अप्रोच कर रहा हूँ, मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर fx। अब फिर वही बात, x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी है, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कौन सी होगी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसके बाद फिर से हम h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, h अप्रोचेस टू 0। h आपको हमेशा 0 को ही अप्रोच करेगा, मतलब h बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या है, माइनस, तो माइनस लिखो, x की जगह पर हमें मेन चेंजेस करने हैं। तो कैसे लिखेंगे, 1 प्लस h, h क्या है, 0.000001, मतलब 0 के बहुत पास है। तो अगर मैं 1 में ऐसा नंबर को ऐड करूंगा तो कितना आंसर आएगा, 1.0000001, मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा बड़ा नंबर, ठीक है, स्क्वायर माइनस 1। तो अब 0 अप्रोच करवा दो। अब सॉरी, अगर 0 अप्रोच करवाएंगे तो हम यहाँ पर लिमिट नहीं लिखेंगे, -1 1 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1। तो कितना आंसर आएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कितना आंसर आ गया, -2। अब क्लियरली यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको कंटिन्यूटी की कोई बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको लिमिट्स का कंसेप्ट समझा रहा हूँ। हमने देखा कि लिमिट का कंसेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, 0 बाई 0 फॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए। और यहाँ पर मैंने आपको 2 तरह के क्वेश्चंस बताए कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर हम लिमिट का यूज़ कैसे करेंगे, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हम लिमिट का कंसेप्ट कैसे यूज़ करेंगे। अगर ये दोनों लिमिट्स इक्वल होती तो यहाँ पर हमारी लिमिट एग्जिस्ट करनी थी, और जो भी यहाँ पर आंसर आना था वो हमारी क्या थी, लिमिट, उस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, ये है हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी देन लिमिट। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, ये मतलब लिमिट का कंसेप्ट है, इसलिए मैं आपको लिमिट्स पे इतना फोकस दे रहा हूँ। ये लिमिट का कंसेप्ट है, और ये अगर मैं पॉइंट चेक करूँ एफ एक्स इज इक्वल टू सी, अगर मैं इसमें थर्ड एक पॉइंट ऐड कर दूँ तो वो फंक्शन क्या होगा हमारा, कंटिन्यूस। मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एफ एक्स, मतलब अगर इस पर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूँ
और इसी पर x अप्रोचेज टू c प्लस राइट हैंड लिमिट निकालूँ इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू c, अगर ये तीनों आपस में पॉइंट्स इक्वल हैं तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस। अब इसको मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ, जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी कि c को हम डिसाइडिंग पॉइंट क्यों बोलते हैं। अब देखो ये कोई फंक्शन है, मान लो ये कोई ग्राफ है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है छोटा सा, ये क्या है हमारा c, मतलब डिसाइडिंग पॉइंट। अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि लिमिट्स का कंसेप्ट कंटिन्यूटी में क्यों यूज़ करते हैं। अब देखो अगर ये c मतलब यहाँ पर मतलब फंक्शन में गैप है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस। अगर ये गैप नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस। मतलब अगर ये गैप नहीं है यहाँ पर तो कंटिन्यूस है, अगर ये गैप यहाँ पर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू c। अब इसमें लिमिट्स की कहाँ से बात आ गई, अब हम क्या करेंगे, अब देखो ये पॉइंट है हमारा c। अगर मैं c से थोड़ा छोटा नंबर, मतलब यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट है, c नेगेटिव, और c से थोड़ा बड़ा नंबर मतलब c प्लस। अगर मैं c से थोड़ा सा छोटा नंबर मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और c से थोड़ा बड़ा नंबर राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करूँ लिमिट के कंसेप्ट से, और f इज इक्वल टू c मतलब और फंक्शन की वैल्यू एट पर्टिकुलर दिस पॉइंट निकाल लूँ और तीनों की वैल्यू अगर सेम आ जाए, मतलब मैं यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर मतलब c नेगेटिव पॉइंट पर और c पॉजिटिव पॉइंट पर वैल्यू, और यहाँ पर मतलब एग्जैक्टली c पर, मैं आपको इतना छोटा बना के नहीं दिखा सकता, मतलब अगर ये तीनों पॉइंट्स पर वैल्यू हमारी सेम आ रही है तो यहाँ पर गैप रहेगा ही नहीं, मतलब तीनों की वैल्यू तो सेम है तो मतलब यहाँ पर गैप होगा ही नहीं क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम है, तो इसलिए वो फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस। और अगर यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ या तीसरी वैल्यू हमारी इक्वल नहीं आ रही, दैट मीन्स वहाँ पर फंक्शन में कहीं ना कहीं गैप है, क्योंकि वो सेम वैल्यू नहीं दे रहे ऐसे, वहाँ पर ऐसा कुछ मतलब कि हाइप बन रहा है या कुछ भी गैप बन रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, उसके लिए वहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। तो इस तरह से हम लिमिट्स के कंसेप्ट को कंटिन्यूटी में यूज़ करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हम c नेगेटिव और c प्लस मतलब एक पॉइंट थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे और एग्जैक्टली उस पॉइंट पर चेक करते हैं, और अगर तीनों की वैल्यू सेम आती है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये बहुत ईजी है। अब देखो सपोज लेट f and g are two continuous functions at x is equal to c, then मतलब अगर f और g हमारे पास दो फंक्शंस हैं और दोनों कंटिन्यूस हैं एट x इक्वल टू c, देन फर्स्ट f प्लस g मतलब अगर दोनों को ऐड भी करेंगे इज आल्सो कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c, वो दोनों भी कंटिन्यूस होंगे। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट f माइनस g इज आल्सो कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c, मतलब प्लस में भी कंटिन्यूस होंगे, माइनस में भी कंटिन्यूस होंगे। थर्ड, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं f इंटू जी इज आल्सो कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c। ठीक है जी। अब लास्ट पॉइंट, अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना आपने। f डिवाइड बाई g इज आल्सो कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c प्रोवाइडेड, अब यहाँ पर एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड g ऑफ c कांट बी ज़ीरो, क्योंकि अगर यहाँ पर g फंक्शन हमारा एट c पॉइंट पर ज़ीरो बन जाएगा तो समथिंग अपॉन ज़ीरो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, और अगर नॉट डिफाइंड आ जाएगा तो वो फंक्शन ही नहीं बनेगा, और अगर कोई फंक्शन ही नहीं बनेगा तो उसको हम चेक कैसे करेंगे कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, देखो f को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन, g को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन, और f बाई जी, अगर f बाई जी अगर देखो यहाँ पर आ जाए f बाई ज़ीरो,
अब ये तो क्या है, नॉट डिफाइंड है, एक टर्म ही नहीं है जो मैथ में, अब ये एक टर्म ऐसी बन गई है जो मैथ में नॉट डिफाइंड है, तो इसकी हम कंटिन्यूटी की बात ही नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, आपने ये ध्यान रखना है, एफ बाई जी कंटिन्यूस तो है बट उसमें जी ऑफ सी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वैसे भी आपको पता है, हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी ऐसे ही लिखते हैं, पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनल नंबर तो है बट अगर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो सेम यहाँ पर है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोजिट फंक्शंस की। अब ये जो टॉपिक है ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, इसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अब देखो लेट फंक्शन है हमारा कोई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एंड यहाँ पर कोई हमारा दूसरा फंक्शन है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं, जैसे एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी का मतलब होता है, इसको मैं लिख देता हूँ, फॉग भी बोलते हैं इसको, एफ के अंदर जी एक्स। तो इसको अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज आपको समझाना चाहूँ, जैसे सपोज यहाँ पर कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, मैं कहूँगा कि इसकी एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर 1। अगर मैं बोलूँ 2 तो आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर 4। अगर मैं बोलूँ -3 तो आप बोलोगे सर -3 का स्क्वायर, मतलब 9। मतलब कहने का क्या मतलब है कि x की जगह पर मैंने 1 को चेंज किया तो मैंने 1 यहाँ पर फिल कर दिया। तो यहाँ पर f की जगह पर चेंज कौन हो गया, gx। तो मैं f की जगह पर क्या लिखूँगा, सॉरी x की जगह पर क्या लिखूँगा, gx। मतलब साइन fx की वैल्यू कितनी है, x के साथ साइन, तो साइन gx। और साइन gx की वैल्यू कितनी होगी, मतलब gx की अपनी वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो f ऑफ g को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली एक होते टर्म होती है g ऑफ f, गॉफ। अब गॉफ क्या है, g के अंदर fx। अब सेम वहाँ पर कि g के अंदर x है तो उसका क्या हो गया स्क्वायर, g के अंदर fx है तो fx का क्या होगा स्क्वायर। अब fx की अपनी वैल्यू कितनी है, साइन। तो फॉग और गॉफ को हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें समझाने वाली बात क्या है कि आपने बात याद रखनी है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दोनों क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन। देखो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, साइन 0 कितना 0, तो मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनता है उसका, और पीछे भी चलता रहता है, मतलब ये कंटिन्यूस फंक्शन है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूस है, ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर f और g दोनों कंटिन्यूस फंक्शन होंगे, देयरफॉर f ऑफ g फॉग एंड g ऑफ f आल्सो कंटिन्यूस एज f एंड g आर कंटिन्यूस। मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर f और g दो फंक्शन ऐसे होंगे जो कंटिन्यूस हैं तो उनका f ऑफ g और g ऑफ f भी क्या होगा, कंटिन्यूस। फिर से इसको पूरे टॉपिक को समराइज करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में। कंटिन्यूस फंक्शन क्या है, जिसको हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं ग्राफ को, और जिसको हम नहीं बना सकते उसको हम डिसकंटिन्यूस बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या है, डिसकंटिन्यूस। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सी पॉइंट है ये हमारा क्या है, डिसाइडिंग पॉइंट, और इसको हम लिमिट्स की हेल्प से करेंगे। उससे थोड़ा सा पिछली वैल्यू को चेक करेंगे, उससे थोड़ा सा अगली वैल्यू को चेक करेंगे और एग्जैक्टली उस पर चेक करेंगे। अगर ये तीनों वैल्यू आपस में मेल खाती हैं, मतलब मैच करती हैं, तो यहाँ पर गैप नहीं होगा, तो ये कंटिन्यूस है। और अगर ये तीनों वैल्यूज़ ऊपर नीचे हैं, मतलब आपस में मैच नहीं हो रही, तो मतलब ये ग्राफ भी हमारा ऊपर नीचे होगा, मतलब वहाँ पर गैप होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो इसीलिए मैंने आपको लिमिट्स का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाया ताकि आपको कंटिन्यूटी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।